गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस के बारे में, फिर इसके बाद पेंटोस शुगर्स के बारे में यानी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर्स के बारे में, और थोड़ा बहुत हमने न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर होगा हमारा न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अब इधर देखो, न्यूक्लियोसाइड में क्या होनी चाहिए? न्यूक्लियोसाइड में अब न्यूक्लियोसाइड बनते हैं जब नाइट्रोजनस बेस कंबाइन हो जाते हैं किसके साथ? पेंटोस शुगर के साथ। यानी पेंटोस शुगर या वो राइबोस हो सकते हैं या वो डीऑक्सीराइबोस हो सकते हैं, या राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब ये दोनों नाइट्रोजनस बेस के साथ जब पेंटोस शुगर either ribose or deoxyribose is added, then the new compound is called nucleoside। तब जाके न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। अब इधर देखो, आज हम बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। This is the ribose sugar। अब इधर देखो, आज हम बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। मान लो ये नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ये नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन। अब मैंने परसों सिखाया था कि नंबरिंग कहाँ से करते हैं? नंबरिंग यहाँ से 1 2 3। यहाँ 3 पे क्या है? नाइट्रोजन। 3 4 5 6 7 8 9, और 9th पोजीशन पे भी नाइट्रोजन है। 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट, थर्ड, 7 और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है। दिस इज एडेनिन। अब इधर देखो, इस एडेनिन के साथ अगर मैं राइबोस शुगर को जोड़ दूं, इस एडेनिन के साथ अगर मैं राइबोस शुगर को जोड़ दूं, दिस इज द राइबोस शुगर। अगर मैं एडेनिन के साथ राइबोस शुगर को जोड़ दूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो शुगर और इस नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्ड बनते हैं, जो लिंकेज बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, यानी प्यूरिन के केस में एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है, और कड यानी साइटोसिन, थाइमिन और यूरैसिल जो है वो पायरिमिडीन है। अब नाइट्रोजनस बेस में मैंने परसों की क्लास में कहा था, प्रीवियस क्लास में कहा था, यानी प्यूरिन के केस में बॉन्ड जो बनते हैं वो 9th पोजीशन के नाइट्रोजन और फर्स्ट पोजीशन के कार्बन के बीच बनते हैं। फर्स्ट पोजीशन के कार्बन के बीच, यानी ये 1 प्राइम पोजीशन है। 1 प्राइम पोजीशन, 1 प्राइम पोजीशन फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर और 9 पोजीशन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनते हैं, लिंकेज बनते हैं। इस लिंकेज को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये राइबोस शुगर होगा तो क्या होने चाहिए? सेकंड पोजीशन, सेकंड प्राइम पोजीशन पे OH H, थर्ड प्राइम पोजीशन पे भी OH H, फोर्थ पे क्या होने चाहिए? H CH2OH। ये फर्स्ट प्राइम है, ये सेकंड प्राइम है, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम एंड दिस इज फिफ्थ प्राइम कार्बन। अब हम शुगर में जो कार्बन प्रेजेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम नंबर से, यानी 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम। हम प्राइम क्योंकि नाइट्रोजन में हमने सिंपल नंबरिंग किया 1 2 3 4, ताकि डिफरेंशिएट करने के लिए, to distinguish, to differentiate from the carbon of nitrogenous base and the carbon of sugar, so we can represent the carbon number, carbon present in the sugar as a prime number। तो हम वहां पे प्राइम नंबर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, यहाँ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है
और शुगर जो है वो राइबोज शुगर है, शुगर राइबोज शुगर है। अब इन दोनों के बीच जो लिंकेज बना वो बना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बना? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इस न्यूक्लियोसाइड को क्या नाम दोगे? इस न्यूक्लियोसाइड को आप नाम दोगे एडिनोसिन। याद रखो, न्यूक्लियोसाइड को नाम देते वक्त हमेशा सफिक्स ऐड करना इन, INE, एडिनोसिन। अब इसी तरह सेम यही बनाऊंगा, लेकिन शुगर को चेंज करूंगा, राइबोस की जगह पे मैं रखूंगा डीऑक्सी राइबोस शुगर, शुगर की जगह डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब नाइट्रोजनस बेस फिर से वही एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस फिर से एडेनिन ही है, ए मीन्स एडेनिन। अब देखो यहां पे H H H H OH H CH2OH। तो ये बताओ कौन सा शुगर है, राइबोस शुगर है कि डीऑक्सी राइबोस शुगर है? ये है डीऑक्सी राइबोस शुगर, क्योंकि डीऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर में एक डिफरेंस थे, 2 प्राइम पोजीशंस पे एक ऑक्सीजन की डिफिशियंसी थी, मिसिंग थी। ठीक है, दिस इज 1 प्राइम पोजीशन, 2 प्राइम पोजीशन, 3 प्राइम पोजीशन, 4 प्राइम पोजीशन एंड 5th प्राइम पोजीशन। अब ये शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा शुगर है? डीऑक्सी राइबोस शुगर है। अब डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है एडेनिन, तो ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गई। अब इस न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होगा? इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम है डीऑक्सी एडिनोसिन। एक देखो प्यूरिन में से एक न्यूक्लियोसाइड मैंने बनाया राइबोस शुगर को लेके, दूसरा न्यूक्लियोसाइड मैंने बनाया डीऑक्सी राइबोस शुगर को लेके। नाइट्रोजनस बेस वही एडेनिन है, लेकिन यहाँ शुगर राइबोस है, तो सिंपली हमने इस न्यूक्लियोसाइड को नाम दिया एडिनोसिन। अब यहाँ डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है, तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम हो गया डीऑक्सी एडिनोसिन। अब इसी तरह दूसरा न्यूक्लियोसाइड देख लीजिए, H H H OH H, यहाँ पे H हो या OH हो, अगर OH होगा तो राइबोस शुगर है, H होगी तो डीऑक्सी राइबोस शुगर है, CH2OH। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम पोजीशन, 4 प्राइम पोजीशन एंड 5th प्राइम पोजीशन। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो यहाँ जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है दैट इज गुआनिन, मान लो ये गुआनिन है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम दोगे आप? इस न्यूक्लियोसाइड का, इस न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम दोगे? इस न्यूक्लियोसाइड का नाम देखो यहाँ H या OH है, तो ये बन सकता है गुआनोसिन। अगर राइबोस शुगर प्रेजेंट हो तो गुआनोसिन, अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होगा तो डीऑक्सी गुआनोसिन। अगर राइबोस शुगर प्रेजेंट हो तो गुआनोसिन, अगर डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट हो तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगी डीऑक्सी गुआनोसिन। अब मैं पायरिमिडीन को लेके न्यूक्लियोसाइड बनाऊंगा, ठीक है? आगे बनाता हूं। ये पायरिमिडीन है, यहां नंबरिंग कहां से होगी? नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6।
अब यहाँ जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं फर्स्ट पोजीशन के नाइट्रोजन और फर्स्ट पोजीशन के कार्बन के बीच, फर्स्ट पोजीशन के नाइट्रोजन और फर्स्ट पोजीशन के कार्बन के बीच। अब इधर देखो, यहाँ H H H हो या OH, H OH H HCH2OH। अब देखो ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है लेकिन कंडीशंस पे डिपेंड है। अगर मान लो ये साइटोसिन है, साइटोसिन, तो साइटोसिन हो और शुगर राइबोस हो तो इस न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम दोगी? इस न्यूक्लियोसाइड का नाम दोगी साइटिडीन। अगर शुगर डीऑक्सीराइबोस हो, शुगर राइबोस हो या डीऑक्सीराइबोस होगा तो उस वक्त इसका नाम होगी डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन। अब और एक न्यूक्लियोसाइड बनाऊंगा, अब ये यूरेसिल है। याद रखो यूरेसिल सिर्फ प्रेजेंट होते हैं आरएनए की केसेस में। तो यहाँ खाली शुगर कौन सी होगी? शुगर होगी राइबोस शुगर, शुगर होगी राइबोस, H OH OH H H CH2OH। अब यहाँ यूरेसिल है, यूरेसिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इन आरएनए थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। आरएनए की केस में थाइमीन को रिप्लेस किया यूरेसिल ने, थाइमीन की जगह पे वहां यूरेसिल आते। अब यहाँ शुगर होगी, कोई शक नहीं, राइबोस। तो अब इस न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम दोगे? इस न्यूक्लियोसाइड का नाम दोगे यूरिडीन, यूरिडीन। अब और एक न्यूक्लियोसाइड बनाऊंगा, देख लीजिए, थाइमीन। थाइमीन सिर्फ डीएनए के केसेस में आते हैं, ठीक है। H H OH H H CH2OH। अब यहाँ थाइमीन है, तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा डीऑक्सीथाइमिडीन। होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि न्यूक्लियोसाइड बनते कैसे हैं, न्यूक्लियोसाइड को कैसे बनाते हैं। जब पेंटोस शुगर के साथ, चाहे वो राइबोस शुगर हो चाहे वो डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, इसके साथ अगर नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो तो बनते हैं न्यूक्लियोसाइड, तो बनते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब हम आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब देखो, हमने सीखा कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। अब इधर देखो, अब न्यूक्लियोटाइड में क्या होनी चाहिए? न्यूक्लियोटाइड में होनी चाहिए न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, यानी H3PO4 नेगेटिव, ये है। या यूं लिखो अगर, तो अब एक न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट अटैच होगी, जिस तरह हमने इस स्लाइड में दिखाया आप लोगों को कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं। अब इधर देखो, अगर इसी एक न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे तो ये बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर एक न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाती है तो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को यूं भी लिख सकते हो, न्यूक्लियोटाइड में क्या हो सकता है? दूसरा
न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का शुगर प्लस फॉस्फेट। बस ये 3 चीजें कंबाइन हो जाते हैं तो बनते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट। अब फॉस्फेट देखो, फॉस्फेट का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहां पे। फॉस्फेट या तो इस फॉर्म में होते हैं OH 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 डबल बॉन्ड O, या इस फॉर्म में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन 1 2 3, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है 1 2 3 4, ठीक है। एक फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट है। अगर हम हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं इसको, P O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अक्सर बुक में इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे तो हम ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। तो ये हुआ स्ट्रक्चर फॉस्फेट। अब हम इस नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट को कंबाइन करके बनाएंगे एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। अब इधर देखो, सबसे पहले मैं एक नाइट्रोजनस बेस बनाऊंगा, ये एक नाइट्रोजनस बेस है। अब इसको नंबरिंग भी करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो डबल रिंग है तो 100% प्यूरिन, प्यूरिन में से 2 हो सकता है, या एडेनिन या गुआनिन। तो मान लो ये आपका एडेनिन है, मान लो ये है एडेनिन, ठीक है। अब इस नाइट्रोजनस बेस के साथ मैं जोड़ दूंगा एक शुगर को, इधर देखो, एक शुगर को जोड़ दिया, ठीक है। अब मान लो यहां मैं शुगर जोड़ूंगा राइबोस, राइबोस शुगर। अब इस नाइट्रोजनस बेस यानी प्यूरिन एडेनिन को कंबाइन किया किसके साथ, शुगर के साथ, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि एक शुगर के फर्स्ट कार्बन और एक नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजन 9th पोजीशन के नाइट्रोजन के बीच बॉन्डिंग बना, तो इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहां से लेके यहां तक तो न्यूक्लियोसाइड बन गई, ठीक है। अब ये राइबोस शुगर है तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH सेकंड प्राइम पोजीशन पे, थर्ड प्राइम पोजीशन पे भी OH, और फोर्थ पे यहाँ H, यहाँ होगी CH2OH। अब इधर देखो, अभी तक ये क्या है, अभी तक ये न्यूक्लियोसाइड है, अभी तक ये न्यूक्लियोसाइड। अब इसके साथ एक फॉस्फेट को जोड़ना है, इसके साथ अगर एक फॉस्फेट जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे ये न्यूक्लियोटाइड, बन जाएंगे ये न्यूक्लियोटाइड। ये फॉस्फेट अगर इसके साथ जुड़ जाएंगे, कौन से कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, 5th प्राइम पोजीशन के कार्बन के साथ, 1 प्राइम पोजीशन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन, 4 प्राइम एंड 5th प्राइम कार्बन, यहाँ CH2, इसके साथ अगर फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं तब जाके ये बनते हैं न्यूक्लियोटाइड, तब बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब इधर देखो, मैं इसको बना के दिखाऊंगा। HOH
CH2। अब देखो फॉस्फेट में क्या है, फॉस्फेट में मैंने कहा था OH डबल बॉन्ड OH OH, ये है, इसको जोड़ना है। अब इधर देखो ये कैसे जुड़ जाएंगे, ये जुड़ेंगे ऐसे ही, यहां CH2 है, यहां पे OH है, कौन से फॉस्फेट को, OH, फिर इसके बाद P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH OH, ठीक है। अब इस फॉस्फेट को जुड़ना है इसके साथ। अब इधर देखो यहां पे जुड़ते वक्त ये एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन और इसका एक हाइड्रोजन, ये इस कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान ये इलिमिनेट होगी, किसकी फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम फ्रॉम द फॉस्फेट एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द शुगर ग्रुप इलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये वाटर के फॉर्म में बाहर इलिमिनेट हो जाएंगे, याद रखो। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहां रिएक्शन होगी पहले कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, वाटर इलिमिनेट होगी, वाटर इलिमिनेट होगी, तो बचा क्या, अब देखो ये हाइड्रोजन भी चले गए, तो क्या रहा यहाँ पे सीधे एक P, इसको पहले नहीं लिखता हूं, ठीक है, P डबल बॉन्ड O, यहां पे OH लिखो या आप O नेगेटिव लिखो, O नेगेटिव लिखो, सेम। फिफ्थ प्राइम पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच हुआ कि नहीं हुआ, अटैच हुआ, 1 प्राइम पोजीशन, ये है 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन, 4 प्राइम कार्बन एंड 5 प्राइम कार्बन। इस 5 प्राइम कार्बन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, किस रिएक्शन की वजह से, कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं, देखो यहाँ पे बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में यहाँ पे एक इथा यानी इथेनॉल ग्रुप OH ग्रुप, शुगर का एथेनॉल ग्रुप OH ग्रुप कंबाइन बॉन्ड बनाते हैं एक एसिड्स के साथ, किसके साथ, फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट बोलो या फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, फॉस्फेट बोलो या आप इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलो, फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हो या फॉस्फेट, सेम है, उसको हम एसिड भी मानते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, साइट्रेट बोलो या साइट्रिक एसिड सेम है, यहाँ फॉस्फेट बोलो या फॉस्फोरिक एसिड बोलो सेम है। तो यहाँ पे एक इथेनॉल और एक एसिड के बीच बॉन्ड बन रहे हैं और इस बॉन्ड को हम कहते हैं स्टर बॉन्ड, यानी स्टर बॉन्ड मीन्स whenever a covalent bond is formed in between the OH ethanol OH group and the acid group, यानी जब भी कभी एक एथेनॉल के OH और एसिड ग्रुप के बीच एक बॉन्ड बनते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं स्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को क्या नाम दोगे, इस बॉन्ड को आप नाम दोगे फॉस्फोस्टर बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं इस बॉन्ड को क्या नाम दोगे, फॉस्फोस्टर बॉन्ड, फॉस्फोस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को आप नाम दोगे फॉस्फोस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को आप नाम दोगे फॉस्फोस्टर बॉन्ड। अब देखो यहाँ एक फॉस्फेट को जोड़ दिया किसके साथ, इस राइबोस शुगर के साथ, फॉस्फेट को जोड़ दिया किसके साथ, एक राइबोस शुगर के साथ, कौन सी पोजीशन पे, फिफ्थ प्राइम पोजीशंस के कार्बन के साथ। अब ये बन गए न्यूक्लियोसाइड, सॉरी अब ये बन गए न्यूक्लियोटाइड। तो क्या है ये, न्यूक्लियोटाइड, यहाँ राइबोस शुगर है, यहाँ बेस पेयर एडेनिन है, तो इस न्यूक्लियोटाइड को आप क्या नाम दोगे, और न्यूक्लियोटाइड को हम नाम देते हैं सिफिक्स, हम सिफिक्स एड यूज करते हैं, एडिनालेट, एडेनिन है नाइट्रोजनस बेस, तो इसका नाम रखेंगे हम ADENYLATE, एडिनालेट, एडिनालेट। देखो
इतनी बेसिक से हमने स्टार्ट की भाई। सबसे पहले हमने आपको बताया कि नाइट्रोजिनस बेस का स्ट्रक्चर क्या है। तो नाइट्रोजिनस बेस कितने टाइप के, दो हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे आपको सिखाया कि पेंटोज शुगर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो भी दो फॉर्म में होते हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस फॉर्म में। बस इनमें डिफरेंस है, राइबोस में 2' पोजीशन पे OH है और डीऑक्सीराइबोस शुगर में 2' पोजीशन पे OH को रिप्लेस किया, खाली H से यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिसिंग है, इसलिए इसकी डिफिशियंसी की वजह से इसका नाम पड़ गया डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट स्टेप में किस तरह से नाइट्रोजिनस बेस और राइबोस शुगर, किस तरह से नाइट्रोजिनस बेस और राइबोस शुगर को अटैच करके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ये हमने सिखाया। और इन जब नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच जो बॉन्ड बनते हैं तो इस बॉन्ड को हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। अब उसके बाद जब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट को जोड़ते हैं तो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो एडिनोलेट क्या है, ये एडिनोलेट है एक न्यूक्लियोटाइड। तो हमने बनाया न्यूक्लियोटाइड, क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड। अब इसी तरह और एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं पायरिमिडीन को लेके। देखो ये है साइटोसिन, क्या है ये, साइटोसिन। अब इस साइटोसिन के साथ मैं जोड़ दूंगा एक डीऑक्सीराइबोस शुगर को। इस बार इसके साथ मैं जोड़ दूंगा डीऑक्सीराइबोस शुगर को, दैट इज H H H H OH H CH2OH, ठीक है। अब इसके साथ एक फॉस्फेट को जोड़ना है, एक फॉस्फेट को जोड़ना है तो क्या करूं, एक हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, तो ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ शुगर डीऑक्सीराइबोस है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का आप क्या नाम दोगे, साइटिडिलेट। बस याद रखो, सिफिक्स याद रखो, न्यूक्लियोटाइड को कैसे नाम दोगे और न्यूक्लियोटाइड को कैसे नाम दोगे, ठीक है। आप सिफिक्स को याद रखो, यानी न्यूक्लियोटाइड में ATE लास्ट में एज ए सिफिक्स ऐड करना है, साइटिडिलेट, यूरिडिलेट, एडिनालेट, गाइनिलेट, ठीक है। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो इसका नाम पड़ेगा डीऑक्सी साइटिडिलेट। अगर राइबोस शुगर होगी तो खाली साइटिडिलेट, साइटिडिलेट। यहां तक समझ आए। और एक न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगे, ठीक है। अब गुआनिन को लेके, H H या OH OH H CH2O P, तो ये बन गया। देखो यहाँ पे मान लो ये गुआनिन है, तो शुगर या राइबोस हो डीऑक्सीराइबोस हो, तो नाम आप कैसे रखोगे, तो आप रखोगे गाइनिलेट या डीऑक्सीगाइनिलेट, ठीक है। अब आपको आइडिया आ गया पूरी तरह से कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड।
अब देखो, मैंने शुरुआत में कहा था न्यूक्लिक एसिड दो टाइप में है, इधर डीएनए की फॉर्म में या आरएनए की फॉर्म में, लेकिन आरएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं सिर्फ वायरस और वायरस में। बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड दो है, इधर डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड कहो, न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर मीन्स ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं भाई न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉली, तो डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए भी क्या है? डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए भी क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इधर देखो, यहां मैं एक चीज बताता हूं, शुगर फॉस्फेट शुगर, 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 अब इसके साथ जुड़ा हुआ हो ए टी सी जी जी ए टी सी, तो ये बन गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी जहां पे कितने न्यूक्लियोटाइड है? एक से ज्यादा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, तो ये क्या है? ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो मान लो मैं यहाँ डायग्राम के तौर पे दिखाऊंगा, डायग्राम के माध्यम से। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है, ये पांचवा न्यूक्लियोटाइड है, ये छठा न्यूक्लियोटाइड है। 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है? ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आपके बुक्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दिया है डीएनए का, यानी उनके अंदर कितनी बेस पेयर प्रेजेंट है, उनके अंदर कितनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। अब बेस पेयर किसे कहते हैं? बेस पेयर देखो, एक कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड पेयर्स को हम कहते हैं बेस पेयर। मिसाल के तौर पर एडेनिन है, तो एडेनिन के साथ हमेशा पेयरिंग में थाइमिन होते हैं, ये बनाते हैं एक बेस पेयर, यानी वन पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर एक न्यूक्लियोटाइड पेयर होंगे, उस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं बेस पेयर, बेस पेयर। ए और टी एक बेस पेयर है, जी और सी ये भी एक बेस पेयर है, ठीक है, दिस इज अ बेस पेयर। अब आपकी बुक्स में कुछ एग्जांपल दें कि कितने, कौन से ऑर्गेनिजम्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, हैप्लॉइड कंडीशंस में, डिप्लॉइड कंडीशंस में, ठीक है। तो उस एग्जांपल्स को हम यहाँ पे दिखाते हैं। The length of DNA varies from organisms to organisms. The length of DNA varies from organisms to organisms. यानी डीएनए की लेंथ एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से वेरी करते हैं। कुछ एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक बैक्टीरियोफाज है, उस बैक्टीरियोफाज का नाम है 5174।
उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर नहीं, न्यूक्लियोटाइड 5386 न्यूक्लियोटाइड। इन एग्जाम्पल्स को भी याद करने, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा। इसमें बेस पेयर है कितना, 48,502 बेस पेयर्स। और एक एग्जाम्पल्स हैं ई कोलाई, एस्चर्चिया कोलाई में 4.6 into 10 raised power 6 base pair, 4.6 into 10 raised power 6 base pair diploid content of human। अब इंसान में डिप्लॉयड कंटेंट में कितने हैं, 6.6 into 10 raised power 9 बेस पेयर। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ह्यूमंस में डिप्लॉयड कंडीशंस में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, 6.6 into 10 raised power 9 बेस पेयर। अब ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए में 3.3 into 10 raised power 9 बेस पेयर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, इनको भी याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज 5386 न्यूक्लियोटाइड, बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48,502 बेस पेयर, ई कोलाई 4.6 into 10 raised power 6 बेस पेयर। ह्यूमन की डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए में 6.6 into 10 raised power 9 बेस पेयर। हैप्लॉइड कंटेंट डीएनए ऑफ ह्यूमंस, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए की हैप्लॉइड कंटेंट कितने, 3.3 into 10 raised power 9 बेस पेयर। अब हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए को कहते हैं या आरएनए, ये दो है जेनेटिक मटेरियल, यानी ये दो है न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, इस न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, पता किया कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे 1869 में। सबसे पहले इसने क्या किया, वो हॉस्पिटल्स में वहाँ पे डिस्पोज पड़े नहीं होते बैंडेज, सर्जिकल बैंडेज, जहाँ उन बैंडेज के ऊपर कुछ पस सेल्स लगे थे। उन्होंने किसी ह्यूमंस को, किसी इंसान को हार्म नहीं किया, उनसे आइसोलेट नहीं किया, यानी सर्जिकल बैंडेज के ऊपर लगाए हुए पस सेल्स को लेबोरेटरी में जाके उसको एक्सट्रैक्ट करके देखने की कोशिश की। सबसे पहले उसने ह्यूमन ल्यूकोसाइट से, यानी पस सेल्स की न्यूक्लाई से एक एसिडिक सब्सटेंस को आइसोलेट किया है, और उसने उसी एसिडिक सब्सटेंस को नाम भी दिया न्यूक्लिन। लेकिन जब उसने एक्सट्रैक्ट किया था, पूरे का पूरा खालिस उसको डीएनए यानी नहीं मिले थे, लेकिन उसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी अटैच थे, इंटैक्ट थे, प्रोटीन भी इंटैक्ट थे, प्योर वो जेनेटिक मटेरियल, प्योर न्यूक्लिक एसिड नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने कोशिश तो किया। फर्स्ट आइडेंटिफाइड अब मैं अभी से इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं कहूंगा, आइडेंटिफाइड एसिडिक सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लाई
ऑफ ल्यूकोसाइट obtained from the surgical bandage. अब देखो, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में एक एसिडिक सब्सटेंस को आइसोलेट किया, निकाला। कहाँ से? ल्यूकोसाइट की न्यूक्लियस से। उस ल्यूकोसाइट सेल्स को उसने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था? सर्जिकल बैंडेज से। वहां पे लगे हुए पस सेल्स को लाया लेबोरेटरी में और उन्हीं पस सेल्स की न्यूक्लाई में से उसने एक एसिडिक सब्सटेंस को आइसोलेट किया है और उसने उनको नाम भी रखा, he named as nucleic acid. हाँ, he named as nuclein, और उसने उस एसिडिक सब्सटेंस को न्यूक्लिन रखा। लेकिन बाद में लेटर आइडेंटिफाइड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। बाद में जब देखा कि फ्रेडरिक मिशर ने जो एक्चुअली आइसोलेट किया तो वो खाली न्यूक्लिक एसिड नहीं था, वो न्यूक्लियोप्रोटीन था। न्यूक्लिक एसिड भी थे, साथ में कुछ प्रोटीन डेब्रिस भी मौजूद थे। लेटर आइडेंटिफाइड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। लेटर आइडेंटिफाइड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। अब उसके बाद 20 साल के बाद और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आल्टमैन, रिचर्ड आल्टमैन। 20 साल बाद आए 1889 में। उसने सक्सेसफुली आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड को। सक्सेसफुली आइसोलेटेड एसिडिक प्रोटीन फ्री मटेरियल named as nucleic acid. अब सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड नाम रखा था रिचर्ड आल्टमैन। 1889 में और एक साइंटिस्ट रिचर्ड आल्टमैन, उसने सक्सेसफुली इस न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया और नाम भी रखा न्यूक्लिक एसिड। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, ठीक है। अब इधर देखो, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लिक एसिड है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या हम इसे कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इधर देखो, अच्छे से देख लो। ये एक नाइट्रोजनस बेस है। इस नाइट्रोजनस बेस के साथ मैं जोड़ दूंगा एक शुगर को, ठीक है। अब इधर देखो, इस यहाँ पे H हो सकता है या OH, H OH 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 HCH2OH। अब ये मान लो ये है एडेनिन। अब इधर देखो, यहाँ पे एक फॉस्फेट को भी मैं साथ में जोड़ दूंगा, OP। ठीक है, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड होगा। अब इस एक न्यूक्लियोटाइड के साथ मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड को भी अटैच करूंगा। एक न्यूक्लियोटाइड के साथ मैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड को भी जोड़ दूंगा। इधर देखो अच्छे से,
अब यहाँ पे मैं इस न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड को भी जोड़ दूंगा। H और OH, OH, H, H, H। अब देखो ये A है तो ये C है, कोई बात नहीं। अब इधर देखो यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ और एक फॉस्फेट को जोड़ना है इसके साथ, और एक फॉस्फेट को जोड़ना है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है CH2O है, इस O के साथ एक P, अब देखो यहाँ पे तो OH है, यहाँ पे भी OH है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ O नेगेटिव की जगह पे आप OH भी लिखो, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब अच्छे से देखो, गौर से देखो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी यहाँ कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान एलिमिनेट होगी, रिलीज होगी बाहर। तो यहाँ पे भी रिएक्शन वही सेम रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। थर्ड प्राइम पोजीशन, ये 1 प्राइम, दिस इज 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। इधर देखो 5 प्राइम, यहाँ पे भी 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम। अब याद रखो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़नी है, यहाँ 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो होगी इस थर्ड प्राइम पोजीशन के ऑक्सीजन और सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। सेकंड न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ प्राइम पोजीशन पे जो फॉस्फेट प्रेजेंट है उसके बीच और थर्ड प्राइम पोजीशन के बीच जो H है उसके बीच बॉन्ड बननी है। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्योंकि देखो एक स्टर बॉन्ड तो ऑलरेडी यहाँ बन चुके हैं, अब यहाँ और एक बनने जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। These 2 phosphoester bonds are formed between the phosphate present on the second nucleotide and the OH group present in the first third prime position पे जो शुगर प्रेजेंट है इनके बीच। अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, एलिमिनेट होगी। अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा डायरेक्ट इस ऑक्सीजन और इसके बीच। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। H, H या OH, OH, यहाँ पे था CH2O, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे बॉन्ड बना तो डायरेक्ट P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O, फिर इसके बाद CH2।
H और OH, OH। अब देखो यहाँ जो बॉन्ड बनी, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा हुआ? यहाँ पे जो बॉन्ड बना कौन सा बॉन्ड है? अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब यहाँ जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो समझ आया? देखो अब यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड एडेनिन दूसरा न्यूक्लियोटाइड सी के साथ अटैच हुआ, यानी AC ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा न्यूक्लियोटाइड हो, मान लो गुआनिन आ गया, और फिर इसके बाद थाइमीन आ गया, फिर इसके बाद एडेनिन आ गया। तो इसी तरह से जुड़ते जाते हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ पांचवा, पांचवें के साथ छठे के साथ सातवां। तो ये बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब मैं इसके साथ और एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ूंगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे और एक न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा, दैट इज गुआनिन। CH2O। अब ये H तो एलिमिनेट हो गया वाटर के फॉर्म में, यहाँ पे O रहेगा, P डबल बॉन्ड OO, ठीक है। बन गया यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, HOH, OH, H और OH, ठीक है, H। अब इसके थर्ड के साथ मैं और एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दूंगा, चौथा न्यूक्लियोटाइड, तो बन जाएंगे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब चौथा न्यूक्लियोटाइड में जोड़ दूंगा यहाँ पे थाइमीन, थाइमीन छोड़ो यूरेसिल जोड़ूंगा, कोई बात नहीं, यूरेसिल। CH2O, P डबल बॉन्ड, और अब ये H नहीं रहेगा, ये भी P और नेगेटिव, बस चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो ये बन गया क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक सिंथेसिस हो रहा है किसकी तरह? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये चेन सिंथेसिस हो रहा है किस तरह? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम। अब अक्सर आप लोग डीएनए के वक्त लिखते हो यहाँ पे ATCCGGAT, अब आप यहाँ लिखते हो 5 प्राइम 3 प्राइम। जो फर्स्ट स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है वो होती है हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन की तरह, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। अब यहाँ पे 5 प्राइम क्यों लिखते हैं? क्योंकि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का ये 5 प्राइम एंड फ्री रहता है। देखो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड फ्री रहा है, तो इसको हम कहेंगे 5 प्राइम एंड, यहाँ पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फेट। 5 प्राइम एंड फ्री है, 5 प्राइम एंड क्या है? फ्री है। आखिरी न्यूक्लियोटाइड का क्या रहते हैं? OH, H या OH, H। आखिरी न्यूक्लियोटाइड का ये 3 प्राइम एंड फ्री रहते हैं। डीएनए के केस में आखिरी न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम एंड फ्री रहते हैं, 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड फ्री रहते हैं। इसलिए हमेशा सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होते हैं? फर्स्ट स्ट्रैंड में, डीएनए के फर्स्ट स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड में हमेशा पहला सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ सिंथेसिस। अब दूसरा स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल, यानी नेक्स्ट स्ट्रैंड, सेकंड स्ट्रैंड,
सेकंड स्ट्रैंड डीएनए में होती है एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री। एंटी पैरेलल एंड अब एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री देखो, अब नेक्स्ट जो दूसरा यानी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी वो हमेशा एंटी पैरेलल सिंथेसिस होंगे, यानी राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। अब ए की अपोजिट में टी आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस। डीएनए की केस में टी के ए, सी होगी तो जी, सी होगी तो जी, जी सी, ए टी, टी ए। अब इस बार जो सिंथेसिस होगी वो 5 प्राइम एंड 2 3 प्राइम है। अब जब इस न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन की सिंथेसिस होगी तो इस कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस होगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। ये भी मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। बस तीन मैं न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन भी सिंथेसिस करके सिखाऊंगा। तो सेकंड स्ट्रेन होगी एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री, एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अब दूसरे स्ट्रेन का सिंथेसिस होगी एंटी पैरेलल, यहां से इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन जो इसके यहाँ पे देखो यूरैसिल है तो यूरैसिल की यहाँ पे साइटोसिन होगा, वो इस तरह से सिंथेसिस होगी। यहाँ पे गुआनिन है तो गुआनिन के एंटी पैरेलल स्ट्रेन कौन सा आएगा, एडेनिन आएंगे, तो इस तरह सिंथेसिस होगी आगे की तरफ। तो ये हुआ आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे दिखाऊंगा, देख लें। ये एक शुगर है, इसके साथ एडेनिन है। उसके बाद दूसरा शुगर है, यहाँ पे ओ होगा, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। फिर इसके बाद OCH2। अब उसके बाद यहाँ एडेनिन है तो यहाँ एडेनिन की जगह मान लो गुआनिन हो गई, एडेनिन के बाद गुआनिन। इस तरह से 3 होगा, चौथा होगा। अब उसके बाद इसी का एंटी पैरेलल स्ट्रेन हो गए तो यहाँ जी है, जी के साथ कौन, सी, जी के साथ सी। अब जीसी जो है वो कौन सा, जीसी के बीच बनते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के बीच होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच होते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से इसका सिंथेसिस होगा। यहाँ ए है, ए के साथ टी, तो यहाँ पे बनेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये CH2OH 5 प्राइम एंड फ्री था, यहाँ पे 3 प्राइम एंड फ्री है, यहाँ पे सी, यहाँ पे कौन सा फ्री रहते हैं, CH2OH 5 प्राइम एंड फ्री रहेंगे, CH2OH ये 5 प्राइम एंड फ्री रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सिंथेसिस हम ये हमेशा सिंथेसिस होगी 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और कंप्लीमेंट्री स्ट्रेन का सिंथेसिस होगी 3 प्राइम डायरेक्शन टू 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो होप आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। अब कल हम एक्चुअल डीएनए का स्ट्रक्चर, अब तो आपको पता चल ही चुका है कि डीएनए क्या है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। कल हम वाटसन एंड क्रिक का मॉडल पढ़ाएंगे डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देख जैसे कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड आ गया, फिर इसके बाद टी दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर इसके बाद सी तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर इसके बाद GAATC। तो पहला वाला ऊपर वाला स्ट्रैंड सिंथेसिस हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी 3 प्राइम डायरेक्शन ए होगी, तो इसके एंटी पैरेलल कौन सा बेस आएंगे, टी।
टी होगी तो ए सी जी सी टी ए जी। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल।